हाय एवरीवन, वेलकम टू विराज क्लासेस। तो हम बात कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में। इसमें 3 स्टेजेस को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोलेसेंस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विराज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किशोर अवस्था के बारे में। इससे पहले की जो 3 स्टेजेस हैं, प्री नेटल, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, इनके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं किशोर अवस्था के बारे में। तो एडोलेसेंस या किशोर अवस्था 12 से 18 साल की एज होती है, या फिर कह सकते हैं कि 11-12 साल से शुरू होकर के 18-19 साल तक चलती है। इस स्टेज के बारे में स्टेनले हॉल ने कहा है कि ये एज स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की एज है। संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था इस स्टेज को कहा गया है। जी स्टेनले हॉल किशोर मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी। नेक्स्ट बात करें तो जो एडोलेसेंस शब्द है ये आया है एक लैटिन वर्ड से, जो है एडोलशेयर। एडोलशेयर मीन्स होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मीन्स की परिपक्वता की ओर बढ़ना। नेक्स्ट बात करें कि एडोलेसेंस जो बुक है वो लिखी गई है 1904 में जी स्टेनले हॉल के द्वारा, जो कि आपके किशोर मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने ही एडोलेसेंस बुक लिखी है 1904 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किशोर अवस्था के अंदर जो भी एरियाज़ हैं, फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, सोशल है, उनमें डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में कि किशोर अवस्था में फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होती है। प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा है, मैंने बताया था कि गर्भावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद इन्फेंसी में भी ज़्यादा होती है। बाल्यावस्था में आकर के, चाइल्डहुड में आकर के फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन किशोर अवस्था में वो वापस से तेज हो जाती है। और इसका कारण होता है हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि किशोर अवस्था में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इन दिस पीरियड द हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस प्ले ए लीडिंग रोल टू अटेन सेक्शुअल मैच्योरिटी, मीन्स की सेक्शुअल मैच्योरिटी को प्राप्त करने में हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, हार्मोन का प्रभाव होता है, वो एक मेन जो रोल है वो प्ले करता है। या कहें कि यौन परिपक्वता को प्राप्त करने में हार्मोनल जो प्रभाव होता है वो एक मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करें तो रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट इन प्यूबर्टी इज नोन एज ग्रोथ स्प्रट। ग्रोथ स्प्रट क्या है? विकास में तेजी, या कहें कि विकास में वृद्धि, एकदम से विकास होना, इसको हम कहते हैं ग्रोथ स्प्रेट। तो जो ग्रोथ स्प्रेट है, ये वाला जो वर्ड है आपको एग्जाम में ये एज इट इज़ मिलेगा, क्योंकि ये हिंदी में नहीं आता, ये इंग्लिश में ही आता है, ग्रोथ स्प्रेट। और ये क्या है? यौवन के अंदर, प्यूबर्टी के अंदर, या कहें कि किशोर अवस्था के अंदर हाइट और वेट जब एकदम से बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ स्प्रेट। जैसा कि आपने देखा होगा ना, 9 या 10 साल के जब बच्चे होते हैं तो कई बार लगता है कि इनकी तो हाइट ही नहीं बढ़ रही, लेकिन जैसे ही वो 11-12 साल के होते हैं, 12 या 13 साल के होते हैं, तो उनकी हाइट एकदम से बढ़ जाती है और इसके बाद फिर इनका वेट भी एकदम से बढ़ जाता है। तो एकदम से हाइट और वेट का बढ़ना प्यूबर्टी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ स्प्रेट। नेक्स्ट बात करें तो इस स्टेज में आकर के बच्चे कॉम्प्लेक्स गेम भी खेलने लग जाते हैं, डिफ़िकल्ट गेम खेलने लग जाते हैं, बिकॉज इस स्टेज में आकर के बच्चों के मसल्स, बोन्स, इनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, ये अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, जिससे कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स गेम भी खेल सकते हैं। इस स्टेज को गोल्डन एज कहा गया है, एज ऑफ ब्यूटी कहा गया है, सुंदरता की आयु। इस स्टेज के बच्चों को आपने देखा होगा, ये कभी भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो बिना शीशा देखे घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और एक बार भी नहीं, शीशा भी कई बार देखेंगे। मीन्स कि इसलिए कहते हैं इस स्टेज को सुंदरता की आयु, एज ऑफ ब्यूटी। देखिए, इस स्टेज से लेकर के काफ़ी कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जैसे कि इस स्टेज को गोल्डन एज कहा गया है, एज ऑफ ब्यूटी कहा गया है, बसंत की आयु कहा गया है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसको मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये सब हिंदी में ही करवाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में, या संज्ञानात्मक विकास के बारे में, कि इस स्टेज में बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। डेवलप एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली,
तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इस स्टेज में आकर के बच्चों की डेवलप हो जाती है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, जिसको हम कहते हैं अमूर्त चिंतन। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है कि जिस चीज़ को आपने ना कभी देखा है, ना कभी उसको टच किया है, फिर भी आप उसके बारे में अपना लॉजिक लगा सकते हैं, फिर भी आप उसके बारे में सोच सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए, चाइल्डहुड में जब बच्चा होता है, 10 साल तक का जब बच्चा होता है, तो वो सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है। वो अपना लॉजिक लगा सकता है किन चीज़ों पर, जो कि कंक्रीट हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट पर। मूर्त ऑब्जेक्ट जो होते हैं, मूर्त चीज़ें हैं, उन पर वो अपना लॉजिक लगा सकता है। इसलिए उस स्टेज में कहते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग तो डेवलप हो जाती है, लेकिन उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों में किशोरावस्था में आकर ही आती है। नेक्स्ट बात करें तो इस स्टेज में बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग भी करने लग जाते हैं, सेल्फ अवेयर हो जाते हैं और सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। इस स्टेज में आकर के बच्चे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने लग जाते हैं। जैसे कि बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई है, जिन चीज़ों को उसने नहीं भी देखा है, लाइक प्लानट के बारे में उससे बात करें या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो उसने कभी नहीं देखी, उन पर भी वो अपना आइडिया लगा सकता है, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट बात करें तो शो इंटेंस फोकस ऑन ए न्यू इंटरेस्ट बट लेक डिसिप्लिन टू सस्टेन इट। मीन्स कि इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं ना, वो अपना नई नई चीज़ों पर इंटरेस्ट तो दिखाते हैं कि भाई मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन उस चीज़ को करने के लिए, उस पर बने रहने के लिए अनुशासन की जो ज़रूरत होती है, वो उस अनुशासन में कमी पाई जाती है। मीन्स कि वो अनुशासन में नहीं रह सकते। हमने देखा है ना कि इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, वो कभी कहते हैं कि मैं तो ये करूँगा, मैं तो ये करूँगा, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं ये बनूँगा, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि हमें उस पर फोकस करना होता है, एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है उस पर बने रहने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, लेकिन इनमें डिसिप्लिन की कमी पाई जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इस स्टेज के जो बच्चे हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, उनको पता ही नहीं होता। कभी वो कहते हैं मैं ये करूँगा, कभी वो कहते हैं मेरा इसमें इंटरेस्ट है, और एक्चुअली उनको पता नहीं चलता कि उनको क्या करना है, तो वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस स्टेज के बच्चे। वो बच्चे अपने आप को काफ़ी बड़ा समझते हैं, वो समझते हैं कि जितना हमें पता है इतना किसी और को नहीं पता। उनको लगता है कि हमें सब समझ है, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन वो बड़े नहीं हैं, इसलिए वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट इस स्टेज में बच्चों का कैसे होता है। सामाजिक विकास की बात करें तो इस स्टेज में बच्चा सोशली एक्टिव हो जाता है। सबसे ज़्यादा सोशली एक्टिव बच्चा किशोर अवस्था में ही होता है। नेक्स्ट, इस स्टेज में बच्चों पर सोशल प्रेशर भी होता है, और वो सोशल प्रेशर कैसे होता है, बिकॉज हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू इमोशनल डिस्टर्बेंस। मीन्स कि इस स्टेज के जो बच्चे हैं उनसे उनके पेरेंट्स भी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, कम्युनिटी, सोसाइटी, कोई भी रिलेशन वाले हैं सब उन पर ही नज़र बना के रखते हैं। जैसे कि आपने देखा है ना, जब एक 10th या 12th क्लास के बच्चे का रिज़ल्ट आता है तो सारे जो भी आपके सोसाइटी वाले लोग हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली वाले हैं, सब लोगों का ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। वो बच्चा अगर कुछ गलती भी कर देता है, सबका फोक भाई उसके बच्चे ने तो ये गलती कर दी, उस बच्चे ने तो ये गलती कर दी, तो उन बच्चों पर सबकी नज़र बनी हुई रहती है। इसलिए कहते हैं कि जो फैमिली वाले हैं, कम्युनिटी, सोसाइटी, सब लोग उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं। इस वजह से उनके ऊपर सोशल प्रेशर आ जाता है और इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता है। देखिए, जो सोशल डेवलपमेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। वैसे तो सारी ही डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि अगर देखिए, अगर मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो इमोशनल और सोशल भी अच्छा नहीं होगा। और अगर आप फिज़िकल डेवलपमेंट सही नहीं है, आप बीमार हैं, आपने खाना नहीं खाया है, काफ़ी टाइम से आपको खाना नहीं मिला, बीमार चल रहे हैं, तो इमोशनल सोशल वैसे भी अच्छी नहीं होने वाली। वैसे तो ये सब इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एक साथ चलता है। जैसे कि सोशली लोगों का प्रेशर बना हुआ है तो वो इमोशनली भी डिस्टर्ब रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है इस स्टेज के बच्चों को, खास करके पेरेंट्स के साथ कभी नहीं बनती, बिकॉज पेरेंट्स उनको हर बात पे रोका टोकी करते हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, और उनको लगता है कि अब तो मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ और ये मुझे हर बात पे रोकते टोकते हैं, तो उसकी क्या है, पेरेंट्स के साथ बनती नहीं है, तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, समायोजन में दिक्कत आती है, समायोजन नहीं कर पाते हैं ये बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, संवेगात्मक विकास या भावनात्मक विकास के बारे में, तो इस स्टेज में इमोशंस भी सबसे ज़्यादा हाई होते हैं।
इस स्टेज के बच्चों में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस पाया जाता है कि बात बात पे गुस्सा हो जाना, स्ट्रेस में रहते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। और इस स्टेज के बच्चे जो हैं अनरियलिज्म में बिलीव करते हैं। अनरियलिज्म में बिलीव कैसे, कि जैसा कि सोसाइटी में होता है ये मानते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। इनको लगता है सब कुछ इनके हिसाब से होना चाहिए। इनको लगता है जैसे कि हम बिल्कुल सही हैं, बाकी सब लोग सोचते हैं कि भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ज़्यादा रोका टोकी ये सब नहीं होना चाहिए, और ये अनरियलिज्म में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो एडोलेसेंस होते हैं उनकी इच्छाएं, उनकी डिज़ायर्स कुछ ज़्यादा ही होती हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, कि भाई ऐसे हो, किसी के पास कोई चीज़ देख ली तो भाई हमारे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, हम ऐसा करेंगे। आपने देखा है ना, ऐसे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पेरेंट्स कुछ करते हैं तो उनको लगता है कि क्या ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, ये इन्होंने क्या किया ज़िंदगी में, हम करेंगे, मतलब बड़े बड़े सपने देखते हैं। ठीक है, इच्छाओं का बाहुल्य कह सकते हैं कि इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं। क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। और जब शॉर्टकट अपनाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, ये क्या किसी गलत चक्कर में पड़ जाते हैं। इनको क्या लगता है, ये हमेशा ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आपने देखा होगा ना, जैसे कि जो भी 13, 14, 15 साल के लड़के होते हैं, क्या ऐसी बातें करेंगे कि आप लोगों ने क्या किया है, ये छोटी छोटी कमाई से क्या होता है, अब हम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और किया कुछ जाता नहीं है, सिर्फ बातें ही होती हैं बड़ी बड़ी। तो ये क्या करते हैं कि फिर कई बार अगर किसी बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता तो ये शॉर्टकट अपनाते हैं, पैसे कमाने के गलत तरीके अपनाते हैं। तो इसलिए बच्चों पे इस स्टेज में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर इस स्टेज में बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे इस स्टेज में बिगड़ जाते हैं। बच्चे नशाखोरी भी करने लग जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे गलत रास्ते पर चल जाते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में, शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। डे ड्रीमिंग मीन्स वही है, दिन में सपने देखना कि ऐसा हो, कुछ ज़्यादा इच्छाएं होना। नेक्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट इनको बड़ी प्यारी होती है। इनको अगर कोई कुछ कह दे, किसी के सामने कुछ कह दे, तो इनकी इंसल्ट बहुत जल्दी से हो जाती है। तो इनको अपना आत्मसम्मान बड़ा प्यारा होता है। नेक्स्ट बात करें हीरो वर्शिप, तो इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं, हीरो वर्शिप होती है इनमें, कि ये किसी को अपना हीरो मान लेते हैं। जैसे कि चाहे तो हम फिल्म स्टार्स की बात करें, या फिर चाहे कोई गांधी जी है, या कोई नेता है, या फिर किसी को भी मान लिया आपने, किसी टीचर को मान लिया, तो उसको फॉलो करते हैं, किसी को अपना आइडियल मान करके ये उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं कि जैसे वो करता है वैसे ही मैं भी करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम। देखिए इस स्टेज में क्या है कि कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं। इस स्टेज के जो बच्चे हैं उनको खाने में भी वो बहुत नाटक करते हैं, और ये स्पेशली लड़कियां करती हैं, जो किशोरियां होती हैं वो करती हैं। तो ये कुछ 3 डिसऑर्डर्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं ये बड़े दुबले पतले होते हैं, अंडर वेट होता है इनका, मीन्स कि जितना वेट होना चाहिए वो भी नहीं होता, बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। लेकिन ये खाने में बड़े नाटक करते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मैंने खा लिया है, मुझे भूख नहीं है। पतले होने के बावजूद भी इनको ये लगता है कि हम तो फिट हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या है कि ये लोग, इनका वेट तो क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन ये खाते खूब हैं। इनको एक बार खाने को मिल जाए तो सोचे ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। उसके बाद ये बार बार उल्टियाँ करेंगे, बार बार पोटी करेंगे, और इनको ये भी डर लगता है कि कहीं हमारा वेट नहीं बढ़ जाए। तो ये योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइटिंग करेंगे। नेक्स्ट जो तीसरा डिसऑर्डर है वो है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में जो ये होते हैं ये ओवरवेट होते हैं। इनको खाने से मतलब है वेट चाहे कितना ही बढ़ जाए, चाहे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये क्या करते हैं, खाते रहते हैं, वेट बढ़ाते रहते हैं, और कोई चिंता भी नहीं है इनको कि मेरा वेट इतना बढ़ गया है तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एनोरेक्सिया में जो लोग होते हैं वो अंडरवेट होते हैं और खाने से परहेज बहुत ज़्यादा करते हैं। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है नीचे वाला, सबसे लास्ट वाला, इसमें ये लोग ओवरवेट होते हैं लेकिन फिर भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट बढ़े तो बढ़ता रहे, कोई प्रॉब्लम हो तो हो जाए। और जो थर्ड वाले हैं ये लोग नॉर्मल वेट होते हैं, खाते भी खूब हैं, लेकिन फिर भी इनको चिंता बड़ी रहती है कि कहीं मेरा वेट नहीं बढ़ जाए, इसलिए कभी योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइटिंग करेंगे, और ज़्यादा खा लेंगे तो फिर उल्टियाँ करते रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे। इसके बाद में कुछ चीज़ें बच गई हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। एक वीडियो और बनाने वाली हूँ मैं एडोलेसेंस पे, तो वो वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और कुछ डेफिनेशंस भी हैं कि किन किन लोगों ने किशोर अवस्था के बारे में क्या कहा है। और एक
चार्ट भी है जो कि किस किस स्टेज में जो कि दांतों की संख्या है, आपके हड्डियों की संख्या है, किस तरह वेट कितना इंक्रीज़ होता है किस किस स्टेज में, तो वो सारा नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।